हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हमने इस चैनल को स्टार्ट करते वक्त ही आपको बताया था कि हमारा प्राइमरली फोकस रहेगा बोर्ड एग्जाम को पूरी तरीके से कवर करने, और वो कवरेज बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होना। ठीक है। सबसे मेन जो इस चैनल की यूनिकनेस या यूएसपी कह लो आप, वो है प्रैक्टिकलिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है। हम जो भी सब्जेक्ट लेकर आते हैं, आपको एकदम प्रिसाइज कट टू कट पॉइंट पढ़ाते भी हैं, फालतू की बकवास क्लास में करते भी नहीं। और दूसरी चीज, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसका रेलेवेंस कहाँ पर प्रैक्टिकली वर्ल्ड में वो कैसे अप्लाई किया जाता है या कहाँ पर हो रहा है, उसकी पूरी कनेक्टिविटी आपको दी जाती है। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हालांकि तो अभी तो बस नाम ही आपको दिख रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद आपको जो स्लाइड्स दिखेंगी वो मेरी बनाई बुक का ही है। और अभी वो बुक वर्क इन प्रोग्रेस में है, यानी 70% कंप्लीट है। जल्द ही वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमारी बिजनेस की बुक है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, आपको मार्केट में इंडियन इकोनॉमी की भी बुक जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला सेशन इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं, ध्यान से सुनना ये बातें। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी कुछ खास बातें सुनना। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को मैं अगर आपको समझाना चाहूँ ना इजी वे में, तो आप ये समझो कि इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या और कैसी रही है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या और कैसी रही है। अब इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, वो जमाना एक बार याद करो जब हम कहते थे कि हमारे ऊपर फिरंगी लोग, ब्रिटिश लोग आक्रमण नहीं किए थे इंडिया के ऊपर, उन्होंने अपना कब्जा नहीं फैलाया था। हम तब के जमाने की बात करते हैं। ठीक है। तो उसके जस्ट पहले आप सोच कर देखो, हम कहते थे ना कि हमारी इंडिया, भारत हमारा जो है वो सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि ये कोई चिड़िया या सोने की चीजें हैं, यानी कि हमारा जो भारत है ना, उसमें बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारी चीजों का भंडार हमारे पास हुआ करता था। वी वर रिच इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इसलिए कहा जाता था सोने की चिड़िया। इतना बात समझ में आया। और फिर वो चिड़िया अंग्रेजों ने उड़ा लिया, यानी सारा सोना उड़ गया, चिड़िया यहीं बैठी रहेगी। तो उसके साथ हमारी इंडियन इकोनॉमी का शुरुआत हुआ है, इस बुक का शुरुआत हुआ है, आपके सिलेबस का शुरुआत हुआ है। फिर वो जमाने की बात भी इस किताब में की गई है जब ब्रिटिश आ गए हमारे भारत में, और उन्होंने हमारे भारत के रिसोर्सेस को बहुत तरीके से मिसयूज किया, वेस्ट किया, आधा से अधिक चुरा कर ले गए अपने देश ब्रिटेन वगैरह। ठीक है। ओके। उसके बाद एक और चीज कहानी दी गई है, जब हमने आजादी के लिए हमारे लोगों ने लड़ा और भारत को आजाद कराया, तो हमारे भारत की क्या स्थिति रह गई थी। जब ब्रिटिश लोग यहां से गए तो उन्होंने क्या चीजें अच्छी और बुरी करके छोड़ दिया था, किस स्थिति में छोड़ा गया था हमारे भारत को, उस चीज के बारे में, उस कंडीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, जहां पर आजादी के बाद से हमने शुरू किया कि भाई हमारे भारत को वापस से रिवाइव कैसे करें, ठीक कैसे करें, जो जो उन्होंने खराब कर दिया था उसको रीस्टोर कैसे करें। तो हमने वो रीस्टोर के लिए अपनी स्टेबिलिटी का जो पाथ लिया, हमारे आजादी से 1950 से 1990 तक, उसकी कहानी भी बताई गई। फिर 1991 में मनमोहन जी की सरकार के साथ हमने एक और ट्रांजिशन लाया। हमारे यहाँ पर क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया, और हमने स्टेबिलिटी का पाथ छोड़कर ग्रोथ का पाथ अपनाना शुरू किया। तो
हमने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 ऑनवर्ड्स हमारी इंडिया ग्रोथ पर ग्रोथ किए गई, ठीक है। तो कैसे, कितना, कहां और क्या क्या ग्रोथ हुआ, ये पूरा डिटेल भी हमें पढ़ना होगा। और जब हम ये पूरा चीज पढ़ लेंगे और आज की डेट पर आकर खड़े हो जाएंगे, तब हम एक और चीज देखेंगे, लास्ट चैप्टर हमारा देखेंगे कि कुछ ऐसा ही झेलना पड़ा था हमारे नेबरिंग कंट्री, जिसमें से दो पॉपुलरली नेबरिंग कंट्री हमारी, एक पाकिस्तान और एक चाइना। एक जो हमसे पीछे है, बहुत पीछे है, और एक हमसे जो बहुत आगे निकल चुका है। उससे हम खुद को कंपेयर करेंगे कि हम किन चीजों में अच्छे, किन चीजों में बुरे, एज ऑन डेट आज की स्थिति के हिसाब से है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको पूरे बुक का एक ओवरव्यू समझाया है, ठीक है। ध्यान से समझना। मैं पहली कहानी उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं चैप्टर 1 में। ये कहानी कौन सी है? ये हम उस जमाने की बात करेंगे जब हमारा भारत देश आजाद हुआ करता था और ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। तब क्या था? तो याद रखना, उस वक्त मैंने बोला था ना कि हमारी इकोनॉमी को सोने की चिड़िया कहते थे, यानी आवर इकोनॉमी वाज प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। पहला उसका कैसा था सिचुएशन? प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मतलब वी वर, प्रॉस्पेरस वर्ड का मतलब यहां पर वी वर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, वी वर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हुआ करते थे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हुआ करते थे। वी वर हैविंग, हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स, स्टोन, स्पाइसेस, ये सब भी पाया जाता था, ठीक है। हमारे यहाँ ये सब भी पाया जाता था, ठीक है। अच्छा, और हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ रिलायंट थे। इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट कहने का मतलब हम लोग अपने अलावा किसी और कंट्री पर, किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं थे। दूसरी बात, हम लोग खुद से हर एक चीज अपना जो हमें जरूरत पड़ता था कंज्यूम करने, प्रोड्यूस करने के काबिल थे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जब भारत आजाद था, ब्रिटिश नहीं आए थे। दूसरा आप चलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन उस वक्त का क्या कंडीशन था? हमारा जो मेन, एग्रेरियन मतलब हमारा जो कंट्री था वो मेनली, या कह लो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से किस चीज पर डिपेंडेंट था ऑक्यूपेशन में? एग्रीकल्चर। हमारा मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, रोजी रोटी कमाने का जरिया क्या हुआ करता था? एग्रीकल्चर, ठीक है। और कितने लोग? तो अबाउट टू थर्ड, टू थर्ड पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ करती थी बेटा। तो दूसरा हमारा इकोनॉमी का फीचर क्या हुआ? एग्रेरियन। पहला था प्रॉस्पेरस, दूसरा एग्रेरियन, और तीसरा है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहने का मतलब उस टाइम पर बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के इंडस्ट्री हुआ करते थे हमारे पास। मतलब बहुत नंबर में नहीं मैं बोलेंगे कि जो भी हम इंडस्ट्री वो रखे थे अपने पास, वो मेनली कौन सी थी? हैंडीक्राफ्ट वाली, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहने का मतलब वो ज्यादा मैनुअल नहीं, ओ सॉरी, ज्यादा मशीनरी वाला नहीं होता था, मैनुअल वाला हुआ करता था, ठीक है। मतलब हाथों से चलाने वाला, ठीक है। जैसे कि मेनली इंडस्ट्री किस किस चीज की थी? कॉटन एंड सिल्क की, टेक्सटाइल की थी। प्रेशियस मेटल और स्टोन वर्क होता था, जो जड़ी वगैरह बनाते थे वो सब, ठीक है। तो ये सब, और हम लोगों के जो डिजाइन वगैरह होते थे ना, वो वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे। पूरा वर्ल्ड में हमारे भारत की क्वालिटी के डिजाइन के जो ज्वेलरी है, आज भी बेटा, तब का तो छोड़ दो, आज भी कोई मैच नहीं कर पाता। इतने अच्छे कारीगर हमारे यहाँ हैं। तो हम आज भी अपने कारीगर के वजह से, हमारी इंडिया की एक अलग ही पहचान है ज्वेलरी को लेकर। विदेशों में बहुत डिमांड होती है, ठीक है। आज भी इस चीज में हम लोग जैसा क्राफ्टमैन वर्ल्ड में जल्दी मिलने से रहा आपको, ठीक है। तो तीन फीचर, यानी कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया कैसी होती थी? प्रॉस्पेरस, एग्रेरियन और हैंडीक्राफ्ट बेस्ड होती थी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये था भारत तब जब ब्रिटिश नहीं आए थे। फिर वो बुरा दिन आया जिसका हमें बिल्कुल इंतजार नहीं था, ठीक है। वो था हमारा कॉलोनियल रूल का दिन। कौन सा? कॉलोनियल रूल।
बेटा कॉलोनियल रूल क्या होता है, मैंने यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कॉलोनियलाइजेशन, ठीक है। कॉलोनियलाइजेशन कहने का मतलब, जब ब्रिटिश लोग आए ना, जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्या किया, कॉलोनी बना ली एक तरीके से। कॉलोनी कहने का मतलब वो लोग हमारे ऊपर रूल करेंगे, वो लोग हमें सिस्टम जो बताएंगे हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखा है, कॉलोनियलिज्म का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन दो कंट्री का रहेगा, सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शन रहेगा, जिसमें एक कंट्री रूलर रहेगी और दूसरी उसकी कॉलोनी। जैसे हमारे लिए रूलर रूलर कौन बना, ब्रिटिश गवर्नमेंट बना, और हम उसकी कॉलोनी बन गए, तो इसी को कहते हैं कॉलोनियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप याद रखोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट समझना है बेटा यहाँ पर, अब क्या बात है, एक तो हुआ कि भाई ये कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल का क्या मतलब था वो मैंने आपको बताया। जब वो ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने अच्छा किया या बुरा, भाई उन्होंने तो बुरा किया, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया। ध्यान से सुनना, वो तो थोड़े दिमाग लगाकर पढ़े लिखे लोग थे, और उस वक्त तो हमारे यहाँ बहुत कम ही पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ध्यान से, कि यार ये लोग के जहां जहां कमाई का जरिया है, जहां जहां से ये उठ सकते हैं, उन चीजों को तोड़ देते हैं। तो इनको तीन सेक्टर समझ में आए। तीन सेक्टर में हम उस वक्त सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे, मैंने जैसा अभी बताया, एग्रेरियन थे हम, यानी हमारा सबसे बड़ा बैकबोन या हमारा सबसे बड़ा ताकत होता था एग्रीकल्चर। तो उन्होंने सबसे पहला अटैक मारा हमारे एग्रीकल्चर पे। फिर उसके बाद उनको दिखा कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे, यानी हमारा सेकेंडरी सेक्टर, तो उन्होंने फिर इनको बर्बाद करने का सोचा, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रॉस्पेरस इकोनॉमी हुआ करते थे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते थे, तो उन्होंने हमारा टर्सरी सेक्टर, ट्रेड लाया और सारा रिसोर्स उड़ा कर ले गए। तो उस इस तरीके से उन्होंने हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पूरा तबाह कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हमारे तीन ही खास बातें थी उनके आने से पहले, और तीनों बर्बाद बातें हो गई, ठीक है, उनके आने के बाद। तो उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे तबाह किया, आज वो समझते हैं, ठीक है। तबाही देखो कैसे किया। सबसे बड़ी तबाही जो उन्होंने मचाई वो था, उसका नाम था जमींदारी सिस्टम। इसको बहुत नाम से जाना जाता है, मैंने सब यहाँ पर लिख दिया है नाम, ठीक है। अब मैं रिवीजन क्लास है तो नाम नहीं पढ़ने वाला, आप नाम पढ़ लेना। जो फेमस नाम है वो है जमींदारी सिस्टम। उन्होंने दिमाग क्या लगाया, उन्होंने ना एक मैकेनिज्म बनाया बेटा। मैं यहाँ पे डायग्राम, आपको स्पेस नहीं है तो बता नहीं सकता, बट चलो ऊपर में बताता हूँ, सुनना। उन्होंने क्या किया, ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये थे जमींदार भैया लोग, ठीक है, और ये थे फार्मर्स, टिलर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, जो खेतों पे काम करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ना इनको ओनरशिप देती थी, ओनरशिप बोलती थी कि तुम इतने गांवों के, इतने जमीन के तुम जमींदार होगे, ठीक है, तुम मालिक होगे, और तुम क्या करो, इन वर्कर से, इन टिलर्स से वर्क कराओ, काम कराओ, और इनसे वसूल करो लगान। उनसे क्या वसूल करने का तुमको, लगान वसूल करो, और ये लगान ले आके बड़े प्यार से मेरे पास डिपॉजिट कर दो। लगान यानी एक टाइप ऑफ टैक्स, लेकिन टैक्स थोड़ा फोर्सफुल नहीं होता, ये फोर्सफुल ही था, ठीक है। तो याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार लोगों को ओनरशिप ऑफ लैंड दी, और बोला कि इस लैंड पर तुम इनसे काम करवाओ, इनसे जो अनाज निकलेगा उसको लगान के तौर पर वसूल लो, और वो लगान ले आके मेरे पास डिपॉजिट कर दो। ये जो लगान डिपॉजिट करने का ना एक फिक्स डेट और टाइम होता था। अगर आप फिक्स डेट और टाइम पर लगान लाकर जमा नहीं करे तो इन जमींदार से इनकी ओनरशिप लूट ली जाती थी, इन जमींदार से इनकी ओनरशिप लूट ली जाती थी और दूसरे जमींदार को दे देते थे। और एक और था, अगर आप उनके सोच से ज्यादा लगान ले आओगे तो आपकी ओनरशिप को बढ़ा भी देते थे ये लोग, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल पाए। तो जमींदार को उन्होंने क्या बोला कि मैं तुमको ओनरशिप ऑफ लैंड देता हूं, तुम जाओ इन लोगों से काम करवा के लगान वसूल करो। अगर ये लोग लगान ले आकर टाइम पर, मतलब तुम इनसे वसूल कर टाइम पर जमा करोगे तो तुमको और ज्यादा लैंड दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो जो लैंड दिया वो भी लूट लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जमींदारी सिस्टम को चलाया और लगान के नाम पर हमारी लगा गए, ठीक है। अब ध्यान समझना, तो ये हो गया हमारा जमींदारी सिस्टम। इतना बात समझ आया बेटा, ठीक है। एक तरीका था बर्बादी का, सबसे बड़ा तरीका एग्रीकल्चर। दूसरा बर्बादी क्या किया इन्होंने, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को भी मैं यहां समझा देता हूं बेटा, सुनना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हम पहले उगाते थे
फूड क्रॉप। हम पहले क्या उगाते थे, मतलब हमारे लोग क्या उगाते थे, फूड क्रॉप। फूड क्रॉप मतलब जो हम अपने खाने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने खाने के लिए उगाते थे, पेट भरने के लिए। और इनको चाहिए था कैश क्रॉप, इनको चाहिए था कैश क्रॉप। कैश क्रॉप यानी जो कमर्शियल बेचने के लिए होता है, कमर्शियल होता है यानी सेल के लिए होता है, वो खाने के लिए नहीं। एग्जाम्पल, हम लोग उगाते थे क्या, राइस, व्हीट, पल्सेस, हमें ये चीज खाने की जरूरत थी। इनको कैश क्रॉप यानी इनको चाहिए था कॉटन, जूट, और एक सबसे बड़ा चीज इनको चाहिए था इंडिगो। इंडिगो बोले तो नील, नील, ठीक है, इनको चाहिए था नील। इन्होंने दिमाग क्या लगाया, ध्यान समझना, इन्होंने ना फूड क्रॉप और कैश क्रॉप में, इन्होंने फूड क्रॉप का, ध्यान समझना, इन्होंने फूड क्रॉप का प्रोडक्शन गिराया और कैश क्रॉप का बढ़ाया। कैसे, कैसे किया होगा, इन्होंने दिमाग लगाया क्या, इन्होंने बोला जो फूड क्रॉप उगाएगा उसको ज्यादा लगान देना पड़ेगा, और उसको जो लैंड मिलेगा ना कल्टीवेट करने के लिए वो भी कम मिलेगा। और जो कैश क्रॉप उगाएगा उससे ये इन्होंने बोला मैं तुमको लगान भी कम लूंगा, तुमको पेमेंट भी करूंगा थोड़ा सा, और तुमको लैंड भी थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। तो लोगों को ये जो फायदा दिखा ना कमाने का मौका, तो अब लोग क्या किए, धीरे धीरे शिफ्ट किधर को हो गए, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्यों उगाना चाहता था, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता। बेटा देखो, ब्रिटेन में इन्होंने खोली थी सबसे ज्यादा कंपनियां उस टाइम पर, किसकी, कपड़े की। और कपड़े की इंडस्ट्री के लिए उस वक्त ना, आजकल ना हम लोग इतने वैरायटी के कलर जानते हैं, उस वक्त एक प्रोमिनेंट कलर हुआ करता था, और वो कलर था कौन सा, इंडिगो। नील से बनाते थे वो लोग, एक ही कलरफुल का तरीका था, वो इंडिगो था। तो उनके ब्रिटेन के उस कपड़े वाली इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का जरूरत था इंडिगो। तो इंडिगो वो लोग इनसे उगवाना चाहते थे। कॉटन जूट उनकी जरूरत थी वहां के इंडस्ट्री की। तो ब्रिटेन ले जाने के लिए इन्होंने क्या किया, फूड क्रॉप को कम करवा दिया और कैश क्रॉप को बढ़ा लिया। और बढ़ाने के शिफ्टिंग को ही हम कमर्शलाइजेशन कहते हैं, यानी शिफ्टिंग फ्रॉम कंजम्पशन क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप, यानी फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप, इसी को कहते हैं कमर्शलाइजेशन। इतना बात समझ में आया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हमारा और खराब किया। कहोगे सर इसमें खराबी क्या है, इसमें खराबी क्या है, अब मैं बताता हूं। बेटा ये जो कॉटन जूट और खास इंडिगो है ना, ये जिस जमीन पर एक बार उग जाती है ना बेटा, वो जमीन ऑलमोस्ट बंजर हो जाती है, कई सालों तक उस पर खेती नहीं हो पाती। तो ये पूरी फर्टिलिटी को खराब कर देते थे ये लोग, ताकि उस पर खेती हो ही ना पाए। और बिन खेती के खाओगे क्या, एक बार ना पैसा पागे तो कितनी बार होगा, उतने साल तक फर्टिलिटी नहीं आएगी, एग्रीकल्चर हो नहीं पाएगा, तब तो भूखे मरोगे। तो इन्होंने दिमाग ये लगाया। दूसरा जो बर्बाद करने का तरीका इन्होंने लगाया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लगाया बेटा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अभी मैंने बताया, एक तो इन्होंने कैश क्रॉप उगवाया तो भैया उससे फर्टिलिटी गिरी। दूसरी बात, ये लोग क्या कहते थे कि हम लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे चीजें, तुम्हारे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे फैसिलिटी देंगे। कुछ फैसिलिटी देते नहीं थे, लेकिन झूठ झूठ बोलते थे। दूसरी बात, ये लोग बोलते थे हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नहीं करते थे। ये बोलते थे कि हम तुम्हारे को टेक्नोलॉजी से, या ये जो आपके इरिगेशन की फैसिलिटी से, ये सब चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। सब झूठे वादे थे, ऐसा कुछ करते नहीं थे रियल में। इस वजह से हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी और खराब कर दी इन्होंने। ठीक है, फिर स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका कहने का मतलब ये लोग हमेशा बोलते थे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला कर देंगे, मॉडर्न मेथड सिखाएंगे, ठीक है, काम करने के, प्रोडक्शन करने के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। नो इन्वेस्टमेंट वर मेड। तो बिन इन्वेस्टमेंट के कैसे ही प्रोग्रेस होगा, उल्टा लैंड पूरी खराब हो जाती थी। तो इन्होंने ये चार तरीके से, चार वेज लगाए या चार रीजंस बने इनके, जिससे इन्होंने हमारा प्राइमरी सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ग्रीन बॉक्स में मैंने एक बात बोला, शेयर क्रॉपिंग। कई बार एग्जाम में ये वर्ड पूछ देता है, शेयर क्रॉपिंग, जिसको हम लोग गांवों में ना एक नाम देते हैं, अधिया। अधिया मतलब होता है कि किसी की खेत होगी और कोई उस पे फसल उगाएगा, मतलब एक लोग का जमीन होगा, दूसरा उस पे जाकर खेती करेगा, और जब खेती से जो आउटपुट निकलेगा तो वो अपना आधा आधा बांट लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिया या शेयर क्रॉपिंग। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा शेयर क्रॉपिंग। तो याद रखना, ये तरीका था हमारे प्राइमरी सेक्टर को बर्बाद करने का। ये स्ट्रेटजी लगाया किसने, इन ब्रिटिश वाले लोगों ने। ठीक है, दौड़ा के मारना चाहिए इन्हें ना।
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा उन्होंने और कैसे तबाही मचाई ये भी समझते हैं। अब जब प्राइमरी बर्बाद हुआ तो उनका दिमाग चमका किसके ऊपर? हमारे सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब करने में अब उनका खुराफात दिमाग लगने लग गया। उसको खराब करने के लिए उन्होंने क्या लाया, क्या तरीका किया, ध्यान समझना। उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करते थे ना, उसको तबाह करना चालू किया। यानी इंडस्ट्रियलाइज करने का मतलब होता है इंडस्ट्री बढ़ाना, डी इंडस्ट्रियलाइज करने का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को घटाना यानी बंद करवा देना। तो कैसे बंद करवाएं, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टू फोल्ड एक पॉलिसी उठाई। क्या स्ट्रेटेजी लगाई, ध्यान से समझना। उसके अंदर में उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया से वो लोग क्या करते थे, हमारे इंडिया से हमारे इंडिया से और ये उनका ब्रिटेन, हमारे इंडिया से ना रॉ मटेरियल को खूब ले जाते थे चीप में, और अपने यहां से फिनिश गुड्स बेचते थे ये हाई प्राइस में। तो एक बार हमारा चीप रेट में हमारा रिसोर्स चला गया उनके पास, और दूसरा जब उन्होंने हाई दाम में सामान बनाकर या कपड़े बनाकर बेचे तो हमारा पैसा भी चला गया। मतलब रिसोर्स भी गए और पैसे भी गए, तो दोनों ही हाथ से निकल जाता था। तो देखो यही चीज मैंने लिखा है कि उन्होंने क्या किया है, हमारे से बाई यानी इंपोर्ट करके ले जाते थे चीप रेट पे रॉ मटेरियल, और एक्सपोर्ट करते थे अपने फिनिश गुड्स को हाई प्राइस में। उन्होंने हमारे लिए एक तरीके से ये समझ लो, हम फीडर इकोनॉमी बन गए थे। फीडर इकोनॉमी कहने का मतलब ये सिंपल सा बात है क्या, कि हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे या उनका मार्केट बनकर रह गए थे। ठीक है, हम उनका एक मार्केट बन के रह गए थे। वो जो चाहते थे जब चाहते थे जैसी क्वालिटी का हमारे को ले आकर बेच देते थे। ठीक है, और हम बेचारे भोले आदमी लोग खरीद लेते थे। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझना। तो इस तरीके से हुआ क्या, इससे क्या होगा, जब सारे रॉ मटेरियल बाहर जाने लग गए और फिनिश गुड्स से सामान अंदर आने लग गए, तो होता क्या था, अब हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हैं और उनका मशीन वाला जो है, वो बहुत कम दाम में वो सामान बना लेता था, और हमें उसी को बनाने में बहुत ज्यादा दाम लगता था। तो ये जो फिनिश गुड्स बोल रहे हैं ना, हाई दाम में बेचते थे, लेकिन इतना भी हाई नहीं बेचते थे जितना हमारा ये डोमेस्टिक वाला बेचता था। तो कंपैरेटिवली मेरे डोमेस्टिक वाले के दाम के हिसाब से इनका दाम कम पड़ता था, तो पूरा मार्केट ये लोग कैप्चर कर लेते थे। जब हैंडीक्राफ्ट वाले का सेल होता ही नहीं था, तो हैंडीक्राफ्ट वालों का बिकेगा नहीं, लॉस होता था, तो वो लोग बंद कर करके हट जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने बंद करवा दिए हमारी दुकानें। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री पूरी। ठीक है, और इसी में ना बेटा एक उन्होंने दिमाग और लगाया था, और ज्यादा निचोड़ रहे थे पैसा। उसके लिए एक तरीका है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इसी के अंदर का एक एलिमेंट है। इन्होंने दिमाग क्या लगाया था, जब भी ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे ना, तो उस पर टैक्स लगाते थे। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। टैरिफ मतलब टैक्स। और पॉलिसी, पॉलिसी मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया था, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें इन्होंने ना टैक्सेस में भेदभाव किए। क्या भेदभाव, यहां पर बहुत अच्छे से समझाया, देखो क्या बोल रहे हैं। ये ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का। जब भी रॉ मटेरियल मैंने बोला ना इंडिया से ब्रिटेन को जा रहा था, इस रॉ मटेरियल पे ये टैक्स नहीं लगते थे, इस पे टैक्स नहीं लगाते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडिया से फिनिश गुड्स बेचना चाहूं इधर, तो इस पे हैवी टैक्स लगाते थे कि हमें बाहर बेच ही ना पाऊं। रॉ मटेरियल को इनको जरूरत थी, तो जो इनकी जरूरत थी उसको टैक्स फ्री कर दिए, और फिनिश गुड्स बेचकर हम कमा सकते थे बाहर, तो उसके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगा दिए कि बाहर बेचकर कुछ फायदा मिलेगा नहीं, सब टैक्स में ही घुस जाएगा। ठीक है, तो हमारे फिनिश गुड्स पर, और इस तरीके से इंडिया में हम बेच नहीं पा रहे थे, बाहर हमें बेचने नहीं दिया गया, तो बेचारे सारे तबाह हो गए, खत्म हो गए, बंद हो गए और चले गए छोड़ के। ठीक है, मतलब अपनी इंडस्ट्री सेट कर दिए। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये हुआ एक तरीका जिससे इंडस्ट्री तबाह हो गई। फिर उसके बाद ध्यान समझना, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहने का मतलब, जब इंडस्ट्रीज बंद हुआ तो उसका कुछ इंपैक्ट हुआ। ध्यान सुनना, क्या इंपैक्ट हुआ, कि अनएम्प्लॉयमेंट खूब ज्यादा हुआ, और लोग इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स करना ज्यादा शुरू कर दिए, क्योंकि अब हैंडीक्राफ्ट वाला बिल्कुल ही बंद हो गया, तो जो उसके कस्टमर थे वो भी अब बाहर पे रिलाई किए, तो इंपोर्ट बढ़ा। दूसरी बात, वो लोग काम धंधा छोड़ दिए, मतलब अपना बिजनेस बंद कर दिए, तो वो लोग मास स्केल पे अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो डी इंडस्ट्रियलाइज किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को शट डाउन करवा दिया। तो उसके वजह से क्या हुआ, उसका इंपैक्ट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट और इंपोर्ट बढ़ना। ठीक है,
ओके। फिर उसके बाद हमारा एक और चीज वो जानते थे कि हम इंडस्ट्री अगर बनाए हैं तो हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं बनाए हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब जो मशीन वगैरह बनाने वाले इंडस्ट्री, मशीन वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है। तो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री हमारे पास नहीं होती थी, और ये चीज को अगर हमें खरीदना भी था तो बाहर से ही हम खरीद सकते थे, और बाहर से हम खरीद पाए तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था, और हम देश में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे क्योंकि उस वक्त देश में सरकार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और वो ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं देती थी जिससे हम इस इंडस्ट्री को कर पाए। और इसी की वजह से हमारा लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रहा। मतलब हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो जीडीपी अब जाती थी, बनाएंगे गुड्स सर्विस तब तो जीडीपी बढ़ेगा, अब तो सारा इंडस्ट्री ही तबाह कर दिया तो हमारी जीडीपी धड़ल्ले से गिर गई। इस वजह से हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर इस तरीके से खराब कर दिया गया। इतना बात समझ में आया? तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक। अच्छा, उसके बाद है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर में बेटा सिंपल सा है, समझ के रखो। फॉरेन ट्रेड उस वक्त होता नहीं था बेटा, करना पड़ता था, मजबूरी थी। मजबूरी में क्या वो हमसे कराते थे? क्या वो हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाए थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर, तो वो ट्रेड होता था। दूसरी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, यानी कि हम ट्रेड कर सकते थे तो किससे करते थे? मेजरली ब्रिटेन से। मतलब आधा से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन को होती थी, क्योंकि बाकी कंट्री तक जाने की फैसिलिटी नहीं थी। और अगर हम नेबरिंग कंट्री के आसपास बेच भी लेते तो कुछ कंट्री थी जिससे थोड़ा मोड़ा हो जाता था, चाइना, श्रीलंका, ईरान वगैरह से, ठीक है। और मोनोपोली बनाए रखने के लिए इन्होंने एक स्विस कैनाल भी खोला था, जो सीधा रूट बस कहां को देती थी? ब्रिटेन को ले जाने के लिए, ठीक है। तो मोनोपोली बना ली थी कि हम फोर्सफुली जो भी ट्रेड कर पाते ना चाहकर भी वो ब्रिटेन से ही कर पाए, ठीक है। फिर ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फिर इसी तरीके से इन्होंने जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्स वगैरह था या पैसा वगैरह था, सब कुछ लेकर चले गए। पैसा कैसे लूटे? देखो, बोलते थे कि गवर्नमेंट ऑफिस खोलना पड़ेगा ना तुम लोगों के सर्विस के लिए, तो उसका पेमेंट, सैलरी जो खर्चा होगा तुम लोग दोगे, मतलब इंडिया वाले देंगे। दूसरी बात, अगर वॉर वगैरह लड़ना होगा तो वॉर के एक्सपेंसेस भी इंडिया वाले से वसूल रहे हैं। और इंपोर्ट अगर कर रहे हो कोई गुड्स तो उसका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का जो खर्चा होगा वो भी आप ही दोगे। तो इस तरीके से इनसे इन अलग अलग नामों से, खर्चों से पैसा वसूल लिया जाता था, तो इनका पैसा भी चला गया, ठीक है। और इन सब काम को तेजी से करने के लिए उन्होंने एक स्विस कैनाल भी खोल दिया था। स्विस कैनाल क्या था? एक मतलब उन्होंने क्या किया था, पहले ना घूम कर ऐसे जाना पड़ता था पूरा ऐसे साउथ के साइड से, फिर कि उनके पास से दूर, बहुत दूर पड़ता था सामान शिप से यहाँ से लूट कर ले जाने में। तो वो सोचे यार इतना स्लोली लूटेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे, तो जल्दी लूटने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रास्ता तोड़ा, ठीक है। उन्होंने रास्ता तोड़ा और बीच के चट्टानों को तोड़ते हुए, पहाड़ों को बीच से ना कैनाल निकाला, ठीक है। आर्टिफिशियल एक वाटरवे कैनाल बनाकर निकाला, स्विस कैनाल, कैनाल जान ही रहे हो ना। तो वही चीज ये बोल रहा है, आर्टिफिशियल वाटरवे कैनाल निकाला जिसका डायरेक्ट रूट, शॉर्टकट किधर जाता था? ब्रिटेन को। और जल्दी जल्दी लूट कर कर निकल लिए, ठीक है। तो ये सारा था। इस तरीके से इन्होंने हमारे तीनों सेक्टर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और पूरा हमारा इंडिया का तीनों जो मेन पिलर थे, देखो ये तीन चीज के लिए जाना जाता था इंडिया, प्रॉस्पेरस, एग्रेरियन और हैंडीक्राफ्ट, तीनों तबाह हो गए, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पूरा खत्म किया, ठीक है। चलो, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि भाई ये तो हमारे सेक्टर्स को तबाह किया, किस तरीके से ये जब तबाह हुए तो हमारे लोगों की स्थिति कैसी थी। ये तो भारत की स्थिति हुई, अब हम देखेंगे भारत के लोगों की क्या स्थिति थी, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम देखेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर का वाइंड अप के साइड हम जाएंगे। बस इसमें छोटी छोटी बातें रह जाएंगी, कुछ बचा खुचा चीज है, उसको भी बताना जरूरी है। तो याद रखना, हमने अभी भारत की कंडीशन देख ली, अब भारत के लोगों की कंडीशन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।